नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है अरस्तु। अरस्तु प्लेटो के महानतम शिष्यों में से रहे और आज की कक्षा में हम अरस्तु के जीवन के परिचय के बारे में जानेंगे और अरस्तु और उसके गुरु प्लेटो के विचारों में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं, उसकी चर्चा भी हम यहाँ पर करेंगे। अरस्तु का जन्म एथेंस में नहीं हुआ था। अरस्तु एथेंस के जन्मजात नागरिक नहीं थे, वरन अरस्तु का जन्म 385 ईसा पूर्व में मकदूनिया के तट पर स्ट्रेगिरा नामक स्थान पर हुआ था। उस समय मकदूनिया की और यूनान की जो स्थिति थी उसमें विभिन्नता थी, क्योंकि यूनान में नगर राज्य पाए जाते थे और मकदूनिया में राजतंत्र पाया जाता था। यूनानी संस्कृति से भिन्न संस्कृति मकदूनिया की थी। मकदूनिया की जो संस्कृति थी वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली संस्कृति थी। संभवतः यही कारण रहा कि अरस्तु का जो विषयों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण था उसका प्रभाव वहाँ की संस्कृति से उसने ग्रहण किया। अरस्तु के पिता राजवैद्य थे और विषयों को जीवशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखने का जो विचार उसके मन में उत्पन्न हुआ वो उसके पिता से उसे विरासत में मिला। प्लेटो की अकेडमी यूनान की उस समय की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने वाली संस्था थी। अरस्तु ने 18 वर्ष की आयु में एथेंस आकर अकेडमी में एडमिशन लिया और प्लेटो की मृत्यु जो कि 347 ईसा पूर्व में हुई थी, प्लेटो की मृत्यु तक अरस्तु 20 वर्षों तक इस अकेडमी में शिष्य बनकर रहा। अकेडमी में बहुत से उसने अपने गुरु प्लेटो से शिक्षाएं ग्रहण की और उसके जीवन में जो सबसे गहरा प्रभाव पड़ा वो प्लेटो का ही था। और अपने महान शिक्षक की मृत्यु के बाद अरस्तु ने उस अकेडमी को छोड़ दिया और वहाँ से वो चले गए, क्योंकि अकेडमी में प्लेटो की मृत्यु के बाद उसे उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया। एथेंस छोड़ने के बाद 346 ईसा पूर्व में वह मकदूनिया के राजकुमार सिकंदर का शिक्षक बना। एथेंस छोड़ने के बाद वो एशिया माइनर की यात्रा पर भी गए, जहाँ वो राजा हर्मीस के दरबार में ठहरे और जिसके दरबार में उसने ईरान का पतन देखा और निरंकुशवादी प्रवृत्तियाँ देखी। सिकंदर के साथ आवास काल में उसने मित्र हर्मीस को एक ईरानी सेनापति के द्वारा धोखे से पकड़ लिए जाने और सूसा ले जाकर उसकी हत्या कर दिए जाने की घटना को देखा। अरस्तु को उससे बहुत ही दुख पहुंचा और उसकी इस घटना के बाद धारणा बनी कि विदेशी बर्बर जातियां यूनानियों के शासन में ही रहनी चाहिए। और अरस्तु ने सिकंदर को भी यूनानियों का नेता और बर्बर जातियों का स्वामी बनने की शिक्षा दी तथा सिकंदर ने भी उसे पिता तुल्य सम्मान दिया। 385 ईसा पूर्व अरस्तु एथेंस लौटे वापस और वहाँ एक स्वतंत्र विचारक के रूप में रहने लगे और अपना एक निजी शिक्षा संस्था स्थापित की जिसका नाम उन्होंने लीजियम रखा और ये बहुत प्रसिद्ध भी हुई। 12 वर्षों तक उसके प्रधान के रूप में वो बने रहे और इस लीजियम को सिकंदर ने निरंतर सहायता प्रदान की। 322 ईसा पूर्व में सिकंदर के मरने के बाद जब मकदूनिया विरोधी दल को एथेंस में शासन सत्ता प्राप्त हुई तो अपने आप को सुकरात वाली स्थिति से बचाने के लिए वह कैलसिस में भागकर आ गए, क्योंकि धर्म के प्रति अविश्वास का अपराध उस पर लग गया था और उसी वर्ष उसका देहांत हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अरस्तु की जीवन यात्रा किस प्रकार से शुरू होती है, मकदूनिया में उनका जन्म होता है, किस प्रकार से उन्होंने यूनान के शिक्षण संस्थाओं में
शिक्षा ग्रहण की, प्लेटो के दर्शन का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसके बाद वो सिकंदर के गुरु बने और उनको शिक्षाएं प्रदान की। उसके बाद उन्होंने शिक्षा देने का और एक स्वतंत्र विचारक के रूप में चिंतन का कार्य शुरू किया। और वो कौन कौन से प्रभाव हैं अरस्तु के ऊपर जो प्लेटो से उन्होंने ग्रहण किए, या प्लेटो के कौन से प्रभाव अरस्तु के ऊपर पड़े, यदि हम इसका चिंतन करें तो देखते हैं कि फॉस्टर के शब्दों में हम देखें तो अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी है और प्लेटो का जितना गहरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ा है उतना उसके अतिरिक्त शायद किसी और का नहीं। किंतु अरस्तु ने कभी प्लेटो को गुरु के रूप में, अंधभक्त रूप में कभी भी उनकी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किया। अरस्तु एवं प्लेटो के बीच कुछ समानताएं हैं तो कुछ विषमताएं भी विद्यमान हैं। आज इस कक्षा में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। समानताएं हम देखें तो राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है जो मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक है। ऐसे विचार प्लेटो और अरस्तु के दोनों के समान थे। राज्य एक नैतिक समुदाय है जिसका मूल उद्देश्य मानव जीवन को शुभ अर्थात नैतिक रूप से उत्कृष्ट बनाना है। तो हम देखते हैं कि प्लेटो और अरस्तु ने दोनों ने राज्य को एक स्वाभाविक समुदाय के रूप में देखा और एक नैतिक समुदाय के रूप में देखा जिसका उद्देश्य मनुष्य के जीवन को उत्कृष्ट बनाना है। राज्य का आत्मनिर्भर जो रूप है उसको हम देखते हैं कि राज्य को अपनी प्रत्येक आवश्यकता को स्वयं पूरा करना चाहिए। उसे किसी भी आवश्यकता के लिए किसी अन्य संस्था पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ऐसे विचार दोनों ही विचारकों के रहे कि राज्य हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहिए, ना कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी अन्य पर निर्भर। नगर राज्य का आदर्श, इन दोनों ही विचारकों ने राज्य के आदर्श के रूप में परिकल्पना की और राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और नगर राज्य को उसमें प्रमुखता दी। दोनों ही विचारकों ने मनुष्य को राजनीतिक प्राणी के रूप में माना जिसका पूर्ण विकास राज्य की क्रियाओं में भाग लेने से ही संभव होता है। शासन एक कला के रूप में दोनों ही विचारक मानते हैं। दोनों ही विचारकों ने शासन को एक कला माना। दोनों विचारकों ने दास प्रथा का समर्थन कह सकते हैं किया, क्योंकि प्लेटो दास प्रथा के बारे में मौन थे किंतु अरस्तु ने दास प्रथा का खुलकर समर्थन किया। शिक्षा का महत्व दोनों विचारकों के दर्शन में रहा, विचारों में रहा। अब हम अरस्तु प्लेटो के विचारों में जो असमानताएं विद्यमान हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे जबकि अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक रहे। पद्धतियों को देखें तो प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक थी। वह ज्ञान, सत्य इत्यादि के विषय में कुछ पूर्व मान्यताओं से आरंभ करके निष्कर्षों तक पहुँचते थे और किसी भी विषय का परिणाम निकालते थे। किंतु अरस्तु की जो पद्धति रही वो आगमनात्मक थी और वो तथ्यों को इकट्ठा करते और उसके माध्यम से किसी सामान्य निष्कर्ष पर पहुँचते थे। अरस्तु की जो शैली थी वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली रही। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक शासन एवं नीतिशास्त्र के संबंध का जो अंतर है वो भी इन दोनों के मध्य विद्यमान था, क्योंकि प्लेटो ने राजनीतिक विचारों तथा नैतिक सिद्धांतों को संबंधित माना और एक रूप में माना। उसने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में कोई भेद नहीं किया, जबकि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करके राजनीति के एक नवीन तथा स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापना की। शासन एवं शासन व्यवस्था का अंतर यदि हम देखें तो प्लेटो उन्मुक्त कल्पना करते थे और दार्शनिक राजाओं के शासन की व्यवस्था करना चाहते थे जो कि समस्त कानून तथा प्रथाओं और परंपराओं के समस्त बंधनों से सर्वथा मुक्त हो। इसके विपरीत अरस्तु एक शासन व्यवस्था को सर्वोत्तम मानता है
जिसमें सभी नागरिक राजनीतिक जीवन में यथोचित भाग ले सकें। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों की जो शासन संबंधी विचार हैं उनमें भी विभिन्नताएं विद्यमान थी। शासन प्रणालियों के महत्व में भी दोनों में अंतर था। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजाओं का शासन एक निरपेक्ष आदर्श है जो कि सभी देशों तथा कालों के लिए सर्वोत्तम है, किंतु अरस्तु शासन प्रणालियों की सापेक्षता को स्वीकार करते हुए ये मानते थे कि कोई भी एक शासन प्रणाली समस्त परिस्थितियों में अनुकूल नहीं हो सकती। शासन प्रणालियों की उपयुक्तता विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार होती है। इस प्रकार से दोनों के बीच अंतर विद्यमान था। संपत्ति और परिवार विषयक विचारों में भी दोनों में अंतर विद्यमान था। प्लेटो ने साम्यवाद की बात करी और संपत्ति तथा पत्नियों के साम्यवाद की व्यवस्था प्रस्तुत की, किंतु अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक रहे। वह व्यक्ति को संपत्ति और परिवार दोनों ही संस्थाओं के लिए अधिकार देते हैं और उनका मानना था कि जो राज्य का आधार है वो प्रारंभिक रूप में कुटुंब ही रहा। इस प्रकार से अरस्तु ने अपने दर्शन में संपत्ति और परिवार दोनों को महत्व दिया। कानून के प्रति दोनों ही विचारकों के दृष्टिकोण में अंतर था। प्लेटो ने रिपब्लिक में कानून को कोई स्थान नहीं दिया। लॉज में कानून को अवश्य प्रतिष्ठित करते हैं, किंतु उसमें भी उन्होंने लॉज में भी कहा कि मानव में कुछ दुर्बलताएं पाई जाती हैं और कानून इसीलिए आवश्यक है। अरस्तु कानून के महत्व को पूर्णतः स्वीकारते हैं। अरस्तु ने कानून को एक बुराई नहीं वरन एक सामाजिक हित का सर्वोपरि साधन के रूप में देखा और वे कहते हैं कि कानूनी शासन को चाहे वह कितना ही निकृष्ट क्यों ना हो, सर्वोत्तम निरंकुश शासन की अपेक्षा हमेशा अच्छा है। इस प्रकार अरस्तु ने जो कानून को महत्व प्रदान किया वो पूर्णतः स्वीकार करते हैं कानून के महत्व को, किंतु प्लेटो ने मानव जाति में पाई जाने वाली दुर्बलताओं, शासन प्रणालियों में पाई जाने वाली दुर्बलताओं के कारण कानून के महत्व को स्थापित किया। राज की एकता के संबंध में दोनों विचारकों के बीच अंतर विद्यमान है। अरस्तु के अनुसार प्लेटो के आदर्श राज की अत्यधिक एकता राज के अस्तित्व की जड़ पर ही कुठाराघात करती है। राज्य में तो वैभिन्न में एकता की आवश्यकता होती है, न कि कठोर एक रूपता की। इस प्रकार प्लेटो का जो आदर्श राज था वो अति एकता पर बल देता है, किंतु अरस्तु का मानना था कि विभिन्नता में जो एकता है वो ही सही एकता का आधार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो और अरस्तु के विचारों में काफ़ी भिन्नता थी। और शैलियों के रूप में हम देखें तो जो प्लेटो और अरस्तु की शैलियों में भी अंतर था, क्योंकि प्लेटो की जो शैली थी वो काव्यात्मक थी और सरस थी। वह एक स्वप्न दृष्टा के रूप में राज्य को देखते थे। उसका राजनीतिक आदर्श एक अत्यंत कल्पनाशील एवं स्वच्छंद बुद्धि की सृष्टि है, जबकि अरस्तु की प्रवृत्ति वैज्ञानिक होने के कारण उसकी शैली तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही विचारकों में कुछ समानताएं थी और कुछ विभिन्नताएं थी विचारों के अंतर्गत, किंतु प्लेटो का जो दर्शन था, राजनीतिक दर्शन था, उसका प्रभाव अरस्तु के ऊपर पड़ा। अरस्तु ने प्लेटो के जो विचारों को एक अंधभक्त के रूप में स्वीकार नहीं किया, वरन उन्हें वैज्ञानिक और तर्क की कसौटी पे कसकर उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।